हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एमसीबी का सेक्शन 3 दैट इज़ ब्रुगेल्स विंटर। आपके पेज नंबर 27 में एक पेंटिंग दे रखी है एंड ये जो पेंटिंग है ये फेमस 16th सेंचुरी डच फ्लेमिश पेंटर पीटर ब्रुगेल ने बनाई है एंड इस पेंटिंग का नाम है हंटर्स इन द स्नो। इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हुए वॉल्टर डेलामार ने इस पे बेस्ड एक पोएम लिखी है एंड उस पोएम का एक्सट्रैक्ट हमें आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो आपकी बुक में इस पोएम का जो पूरे जो पूरी पोएम है उसका एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय वॉल्टर डेलामार। तो पोएम को हम कंपेयर करेंगे विद द पेंटिंग ताकि हमें समझ आ जाए कि पोएम में क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो बैकग्राउंड सीन है पेंटिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Jagged mountain peaks and skies, ice green, wall in the wild, cold scene below, churches, farms, bare cops, the sea in freezing quiet of winter show. Where ink black shapes on fields in flood, curling, skating and sliding go. तो पहले स्टैंजा में आपको बताया है पेंटिंग का बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ही बिगिंस विद जैग्ड एंड पीक्स ऑफ द माउंटेन। तो सबसे पहले तो जो पोएट है वो पेंटिंग का बैकग्राउंड सीन डिस्क्राइब करते हैं और वो बताते हैं कि जो जैग्ड माउंटेन्स यानी जो रफ और पॉइंटेड शार्प पीक्स हैं माउंटेन्स की, जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो वॉल की तरह खड़े हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है सिर्फ वॉल खड़ी हुई है। ठीक है, तो माउंटेन्स जो हैं वो एक वॉल की तरह खड़े हुए हैं। कोल्ड सीन बिलो का मतलब होता है जो विंटरी सीन है। ठीक है, तो पूरा एक विंटरी सीन जो है आपको पेंटिंग में दिख सकता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चर्चेज हैं, आपको एक चर्च दिख रहा है, फार्म्स दिख रहे हैं, बेयर कॉप्स दिख रहे हैं। कॉप्स बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बेयर कॉप्स यानी विदाउट लीव्स। ठीक है, यानी वो फॉरेस्ट जहाँ पे बिल्कुल ट्रीज ना हो। ठीक है, दे आर बेयर। ठीक है, their trees are shedded, their leaves are shedded basically। ठीक है, so bare crops आप देख सकते हैं। the sea in freezing quiet of winter show। now you can see churches, farms, thick forests which have shed their leaves, यानी आप thick dense forest देख सकते हैं जो बिना leaves की है। ठीक है, added to these in the snowy field we can see figures in black shape। तो आप कुछ फिगर्स देख सकते हैं ब्लैक शेप्स में। ठीक है, आपको कुछ पेंटिंग में फिगर्स दिखेंगे ब्लैक शेप्स में। सो दे आर द पीपल, बेसिकली वो लोग हैं। ठीक है, जो आपको ब्लैक शेप्स दिख रही हैं वो लोग हैं, पीपल हैं वो। ठीक है, नाउ दीज व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, दीज पीपल आर प्लेइंग। ठीक है, कर्लिंग, स्केटिंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है, बेसिकली दे आर प्लेइंग द गेम्स ऑफ विंटर, ऑफ स्नो। ठीक है, दे आर एंजॉइंग विंटर। तो ये कर्लिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। टू लेफ्ट अ गेबल टैवर्न। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। To left a gabled tavern, ablaze, peasants are watching child and low muffled mute beneath naked trees. In sharp perspective, set a road trudge huntsmen, sinister spears aslant, dogs snuffling behind them in the snow, and arrow-like lean athwart the air, swoops into space a crow. Now, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ गेवेल्ड टैवर्न का मतलब क्या होता है। गेवेल्ड टैवर्न बेसिकली जो घर होते हैं ना, जैसे आप हिमाचल जाएंगे, शिमला जाएंगे या फिर ऐसी जगहों में जाएंगे विंटर सीजन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे घर होते हैं और उन घरों की जो रूफ्स होती है वो कुछ इस शेप में होती है, ट्राइंगल शेप में होती है, पॉइंटेड शार्प एंड होता है। ठीक है, यहाँ से तो रूफ्स कुछ इस तरीके की शेप की होती है, तो हम इसको गैबल्ड टेवर्न बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं गैबल्ड
टैवर्न है, ठीक है, विद ब्लेज यानी फायर प्लेस लगा हुआ है जहाँ पे पीजेंट्स हैं, एक वॉचिंग चाइल्ड है, ठीक है, एक जॉयफुल बच्चे मतलब वहाँ पे हैं, मफिल्ड यानी क्वाइट म्यूट बीनीथ नेकेड ट्रीज यानी चुपचाप खड़े हुए, नेकेड नेकेड ट्रीज यानी विदाउट लीव्स, ठीक है. So in these lines the poet takes us to the left side of the painting. तो अब हम पोएट की लेफ्ट साइड मतलब पेंटिंग की लेफ्ट साइड में चले गए हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं इन विद गेबल्स यानी वी कैन सी द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, ठीक है, दैट आर शेप्ड लाइक दिस एंड आउटसाइड द इन सम पीजेंट्स. तो इन जो यानी जो घर है, ठीक है, उसके बाहर हम कुछ पीजेंट्स देख सकते हैं जो कि फायर में वर्क कर रहे हैं, जो कि फायर प्लेस के साथ पास बैठे हुए हैं. और हम कुछ बच्चे देख सकते हैं जो कि इन सब काम होते वो ये सब काम होते देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो सारा काम देख रहे हैं, ठीक है, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग. एंड नाउ पोएट कॉल्स आवर अटेंशन टू समथिंग सरप्राइजिंग अंडर नेकेड ट्रीज. तो नेकेड ट्रीज जो है यानी ट्रीज, वो ट्रीज मतलब जिनमें मतलब लीव्स नहीं है, ठीक है, दैट आर विदाउट ट्रीज, जिन्होंने अपनी लीव्स को शेड कर दिया है, उन ट्रीज को हम नेकेड ट्रीज बोलते हैं. तो यहाँ पे हम नेकेड ट्रीज जो है उसके नीचे कुछ हंटर्स बैठे हुए हैं, ट्रज हंट्समैन यानी वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स. ट्रज मतलब होता है वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, थके हारे बिल्कुल बैठे हुए हैं ट्रीज के नीचे, यानी जो नेकेड ट्रीज हैं उनके नीचे कुछ ट्रज हंट्समैन बैठे हुए हैं, यानी जो हंट्समैन है वो ट्रज कर रहे हैं यानी दे आर वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, ठीक है, बिकॉज दे आर टायर्ड, ठीक है. सिनिस्टर स्पीयर्स एज लेंट. नाउ अंडर द ट्रीज हंटर्स आर मार्चिंग इन रो विद सिनिस्टर स्पीयर. सिनिस्टर स्पीयर का मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर हंटिंग, ठीक है, समथिंग यू नो असलेंट यानी समथिंग दैट इज बैड, ठीक है, थोड़ा मतलब दुखी है हंट्समैन, ओके. दिस indicates that the hunters are walking with heavy steps. Hunters are followed by their dogs in the snow, breathing hastily, breathing noisily. यानी जो हंटर्स के डॉग्स हैं दे आर नॉइजली. आपने देखा होगा जो डॉग्स है वो स्निफ करते हैं, ठीक है, दे ब्रीथ, ठीक है, नॉइज मतलब प्रोड्यूस करते हैं वाइल ब्रीथिंग व्हेन दे आर टायर्ड, ठीक है, while sniffing. At the end, poet brings our attention to the lean. अब लास्ट में आपको क्रोज आपको उड़ते हुए दिखेंगी. तो जो क्रोज है वो मतलब ऐसे आपको दिखेंगी जैसे एक एरो लाइक चीज़ होती है ना, उस तरीके से जो क्रो है वो उड़ रही है अक्रॉस द एयर, ठीक है. तो एक बार हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. जैक का मतलब होता है विद रफ शार्प पॉइंट्स. फायर ब्लेज मतलब होता है फायर. पीजेंट्स यानी फार्मर. ट्रज यानी मार्च, ठीक है, चलना विद हैवी स्टेप्स, मार्च करना, ओके. हंट्समैन पर्सन्स हु हंट, ऑफ कोर्स. सिनिस्टर मतलब मेकिंग अस फील दैट समथिंग वर्स माइट हैपन, यानी कुछ बुरा हुआ हो, ठीक है, जैसे जो हंट्समैन है दे वर सिनिस्टर, ठीक है, यानी उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, दुखी थे क्योंकि हो सकता है उनकी हंटिंग मतलब इस बार अच्छा नहीं हो पाया हो, दैट्स वाई, ठीक है, दे आर सिनिस्टर. लीन मतलब होता है बेंड. सूप मतलब डाइव और लीप. कॉप्स का मतलब होता है स्मॉल डेंस फॉरेस्ट, जो मतलब छोटा सा डेंस फॉरेस्ट जो होता है उसे हम कॉप्स बोलते हैं. गैबल टेवर्न यानी एंड इन विद गैबल्स, यानी जो घर होते हैं जिनकी जो रूफ्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, पॉइंटेड रूफ्स होती हैं. ऐसी इसलिए रूफ्स होती हैं ऐसी जगहों में क्योंकि जो स्नो मतलब स्नो जब आए तो फिर कलेक्ट ना हो वो, ठीक है, तो इसलिए वो स्लोप जो है वो नीचे गिर जाए, ठीक है, दैट्स वाई ऐसे रूफ्स बनाए जाते हैं. इन शार्प पर्सपेक्टिव यानी नोटिसेबली लुकिंग बिगर. स्नफिंग मीन्स ब्रीदिंग नॉइसली वाइल स्निफिंग समथिंग. यानी आपने देखा होगा डॉग्स जो है वो जब स्निफ करते हैं तो एक नॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है. एथवार्ट एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है
एंड इसका मतलब है अक्रॉस। अक्रॉस को पहले एथवार्ड बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। What do these phrases refer to? Wall in the wild. Wall in the wild का मतलब क्या होता है? Wall in the wild मतलब हमने देखा ना, जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स को यहाँ पे बोला गया था कि माउंटेन्स जो है वो वैली में वॉल की तरह खड़े हुए हैं, ठीक है। दे आर स्टैंडिंग लाइक अ वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द माउंटेन्स इन द वैली आर लाइक अ वॉल। जो वैली में माउंटेन्स है वो एक वॉल की तरह लग रहे हैं, वॉल की तरह दिख रहे हैं। बेयर कॉप्स, बेयर कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट। सो इट इज विंटर एंड ऑल ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स। बेसिकली कॉप्स का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट। बेयर कॉप्स यानी जो ट्रीज जिनके पत्ते नहीं होते, जो कि बेयर होते हैं, ठीक है। द ट्रीज दैट हैव शेडेड देयर लीव्स, उन्हें हम बेयर कॉप्स बोलते हैं। तो विंटर टाइम है, विंटर टाइम में क्या होता है? सारे पत्ते सूख जाते हैं, अब ट्रीज जो है वो सूख जाते हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। So that is why it is here written, it is winter and all trees have shed their leaves. ink black shapes, तो यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। बेसिकली ब्लैक शेप्स आपको दिख रही है पेंटिंग में। वो जो ब्लैक शेप्स हैं बेसिकली वो लोग हैं, वो पीपल हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। कुछ कर्लिंग कर रहे हैं, कुछ स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ स्नो में स्लाइडिंग का गेम्स खेल रहे हैं। सो दे आर इंजॉइंग विंटर, ठीक है। सो सिलोटीज और द डार्क ब्लैक आउटलाइंस, तो आपको जो डार्क ब्लैक आउटलाइंस हैं वो जो दिख रही हैं वो लोगों की हैं इन द डिस्टेंस। फील्ड्स इन द फ्लड, फील्ड्स इन द फ्लड बेसिकली फील्ड्स जो है दे आर फिल्ड विद स्नो, द फील्ड्स आर फिल्ड स्नो। फील्ड्स इन द फ्लड यानी जो फील्ड है वो मतलब स्नो से कवर्ड है, ठीक है। जो फील्ड है वो पूरी स्नो से कवर्ड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है फील्ड इन फ्लड। फील्ड्स फिल्ड विद स्नो, द लैंड एंड लेक आर फ्रोजन, जो भी लैंड है, लेक्स है, वो बिल्कुल जम गई है, फ्रोजन हो गई है, ठीक है, पूरी स्नो बन गई है सब, ठीक है। Beneath naked trees in sharp perspectives set a row, तो ट्रजमैन, हाँ ट्रजमैन यानी मतलब बेसिकली जो हंट्समैन है, ठीक है, वो बहुत ही थके हारे बैठे हुए हैं एक लाइन बना के, पर्सपेक्टिव रो की तरह, मतलब एक रो बना के वो बैठे हुए हैं। बीनीथ नेकेड ट्रीज यानी नेकेड ट्रीज जो है उनके नीचे थके हारे बैठे हुए हैं इन शार्प पर्सपेक्टिव। नाउ वेयर आर द हंटर्स, हंटर्स कहाँ हैं? हंटर्स आर वॉकिंग अंडर द ट्रीज इन द वैली, तो हंटर्स जो हैं दे आर वॉकिंग विद हेवी स्टेप्स, ठीक है, अंडर द ट्री, जो नेकेड ट्रीज हैं उनके नीचे वॉक कर रहे हैं। What does set a row mean? So set a row का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बताया they are moving in a straight line, ठीक है, they are walking with heavy steps in a straight line, ठीक है। So set a row means arranged in a line. Now why are they walking in a row? अब वो रो में चल क्यों रहे हैं? इसलिए वो रो में चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही थके हैं, बहुत ही टायर्ड है, ठीक है। उनकी मतलब इस बार वो हंटिंग में फेल हो गए हैं, तो वो बहुत ही दुखी भी है, ठीक है। सो दैट इज वाई they are walking one behind the other, because they are walking back home after a tiring and unsuccessful hunt. तो एक अनसक्सेसफुल हंट होने के बाद, थक मतलब एक थकाने वाली एक अनसक्सेसफुल हंट होने के बाद वो अपने घर वापस जा रहे हैं, ठीक है। एंड वो मतलब काफी सैड भी हैं। लो इज यूज्ड टू कॉल अटेंशन यूजुअली टू समथिंग सडन और सरप्राइजिंग। वॉट इज सरप्राइजिंग अबाउट द हंटर्स, तो यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या मतलब क्या चीज सरप्राइजिंग है अबाउट द हंटर्स? तो सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो हंटर्स हैं उनकी हंट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है, यानी दे वर नॉट हैप्पी। जो हंटर्स हैं वो हैप्पी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी हंटिंग जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, दे आर अनसक्सेसफुल इन डूइंग हंटिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर सैड, इसलिए वो दुखी हैं क्योंकि उनकी जो हंटिंग है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, दे हैव फेल्ड टू डू हंटिंग, राइट। तो दिस इज अ थिंग दैट इज स्पेशल अबाउट द हंटर्स। नाउ ओके, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इज हैप्पी, तो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है वो हैप्पी है।
लेकिन हंटर्स सैड है इन कॉन्ट्रास्ट। क्यों? क्योंकि हंटर्स की जो मतलब हंटर्स की जो बेसिकली हंटिंग है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है। हैव द हंटर्स हैड अ सक्सेसफुल हंट? तो नो, द हंटर्स हैव नॉट हैड अ सक्सेसफुल हंट। व्हेन डू यू ट्रच? व्हेन यू आर चीयरफुल और सैड? तो आप हैवी स्टेप्स कब चलते हो? जब आप खुश होते हो तो, या फिर आप सैड होते हो? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सैड। जब आप दुखी होते हो तो यू मार्च, ठीक है, आप हैवी स्टेप से चलते हो। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, व्हेन यू आर नॉट चीयरफुल, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग सो गुड, सो यू यू वॉक विथ हैवी स्टेप्स लाइक हंटर्स आर डूइंग हियर, ठीक है। हंटर्स जो है दे आर नॉट हैप्पी ड्यू टू द अनसक्सेसफुल हंटिंग, so they are trudging, ठीक है, they are walking with heavy steps, they are marching, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी लगी सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।